हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने पर जोर। बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान। विशेषज्ञों के एक पैनल ने की भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल की आयु के बच्चों और किशोरों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुशंसा। कई विशेषज्ञों ने कोविड संक्रमण के तीसरी लहर आने पर बच्चों और किशोरों को ज्यादा प्रभावित होने की जताई है आशंका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर की चर्चा। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और ओडिशा के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। देश में कोविड संक्रमण की गति धीमी पड़ी, पॉजिटिविटी रेट में आई कमी, दैनिक सक्रिय मामलों में भी कमी, रिकवरी रेट में सुधार 83.04% पर पहुंचा। पिछले 24 घंटों में देश में आए 3,48,000 नए मरीज, वहीं 3,55,000 मरीज हुए स्वस्थ। देश में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक दी जा चुकी है 17,52,00,000 से अधिक कोविड टीके की डोज। 18 से 44 साल की उम्र वाले करीब 30 लाख लोगों ने ली वैक्सीन की पहली खुराक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टोसिलिजुमाब की 45,000 डोज किया गया आवंटित। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने में लगातार जुटी है भारतीय रेल। अब तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस का हुआ संचालन। 6,260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का किया गया वितरण। नौसेना और वायुसेना भी राहत कार्यों में जुटी। कुवैत से ऑक्सीजन लेकर आए नौसेना के जहाज। विदेशों से भी सहायता पहुंचने का सिलसिला जारी। देश आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे पर कर रहा है नर्सेस के योगदान का सम्मान। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोविड के खिलाफ जंग में सबसे आगे लड़ रही नर्सिंग स्टाफ का जताया आभार। कहा, स्वस्थ भारत के प्रति नर्सेस के कर्तव्य, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लोड में की आपातकाल की घोषणा। गाजा में लगातार हो रही हिंसा के बाद उठाया कदम। हिंसा में एक भारतीय महिला की हुई मौत।
और मैनचेस्टर सिटी ने जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब। मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेस्टर सिटी के हाथों मिली शिकस्त के बाद हुआ विजेता का फैसला। पिछले 4 सालों में मैनचेस्टर सिटी का है ये तीसरा ईपीएल खिताब। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को मंजूरी दे दी। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस निर्णय की जानकारी दी। बैटरी स्टोरेज के लिए आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा एक 18,100 करोड़ का 18,100 करोड़ रुपीस इंसेंटिव की योजना आज मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का टारगेट है कि वहां तक उत्पादन भारत में बढ़ेगा आने वाले चंद सालों में, और आगे ये उत्पादन बढ़ता जाएगा जरूरत के अनुसार और मार्केट के अनुसार। इसमें 45,000 करोड़ रुपए की 45,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट फॉरेन एज वेल एज इंडियन होगी और उनको 18,000 करोड़ रुपए ये इंसेंटिव मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने पर जोर दिया गया। इससे बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत आयात कम होगा और भारत में ही उत्पादन शुरू होगा। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिस इज अ विन-विन फॉर्मूला फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर ग्रीन ग्रोथ, फॉर इंडियन फिलोसॉफी ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, वेयर इन्वेस्टमेंट, trade, industry are all welcome because it will improve the whole industry sector. It will bring in foreign and national investment. At the same time, it will promote good work and industries and will create more job opportunities. और कोरोना वायरस टीकाकरण पर अभियान पर एक अच्छी खबर है। अब 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन के ट्रायल की बात की जा रही है। एक एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश भी की है। विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोरोना टीके के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की है। अगर ये परीक्षण के नतीजे अनुकूल आते हैं तो इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और बच्चों में कोरोना टीका का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल महामारी विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड संक्रमण का तीसरा चरण कम आयु के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में इससे बचाव के लिए युवाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीके पर अभी से ही काम शुरू करना ज़रूरी हो गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रियों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बढ़ते कोरोना संक्रमण और इसकी रोकथाम पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। नमस्कार, आप सबका हृदय से आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस आपको दिया था और आप सब आज की इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। आज बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों से हमने अभी जो मौजूदा कोविड की परिस्थिति है और विशेषकर आपके स्टेट्स में उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। मेरी जानकारी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड और
तेलंगाना में तो स्वयं मुख्यमंत्री ही अभी स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, वो भी मुझे बताया गया कि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उड़ीसा और पंजाब के भी स्वास्थ्य मंत्री सभी लोग अपने साथियों के साथ आज यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी भी जुड़े हैं और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी मेरे साथ यहाँ फिजिकली जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी। आज की इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुजीत सिंह जी की तरफ से, जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा होगा, जो 8 स्टेट्स के अंदर जो आज की विशेष परिस्थितियां हैं, जो आज कोविड की स्थिति है, उसमें जिन जिन बातों पर हम भारत सरकार की ओर से विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जिस प्रकार से हम सब लोग 1.25 साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, इसको किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और एक प्रेजेंटेशन बहुत ही संक्षिप्त वंदना गुरानी जी, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी होगा, जो कि वैक्सीन की अभी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले जो कुछ हफ्ते बीते हैं, इसमें विशेष रूप से सारे देश में अचानक तेज़ी से केसेस के संख्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण अचानक सारे देश में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव पड़े हैं। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हर प्रकार के दबाव के बावजूद भी आप सब ने बहुत संयम से, धैर्य से और पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेज़ी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज़ करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम
टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की, जोन्स बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग तकलीफ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक, 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए। तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी और की जा रही है। और इसी के साथ साथ 18 साल से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए स्टेट्स को बची हुई 50% प्रोडक्शन का आधा स्टेट गवर्नमेंट्स को और आधा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत ब्रिटेन से कल देर रात चिकित्सा आपूर्ति का सामान रायपुर पहुंचा। भारतीय वायुसेना का विमान C-130 मदद की एक खेप लेकर भारत पहुंचा।
और वहीं कोविड के खिलाफ जंग में दक्षिण कोरिया भी भारत की मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया की तरफ से सहायता के रूप में कल 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित चिकित्सा उपकरणों से लदा विमान दिल्ली पहुंचा। साथ ही यूरोपीय देश लग्जमबर्ग ने भी इस मुश्किल परिस्थितियों में मदद का हाथ बढ़ाया। लग्जमबर्ग से कल 58 वेंटिलेटर भारत पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मदद के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया। वहीं महामारी से लड़ने में भारत को खाड़ी देशों से भी लगातार मदद मिल रही है। भारत का अहम साझेदार संयुक्त अरब अमीरात ने कल 5 लाख फेविपिराविर टैबलेट भारत को उपहार स्वरूप भेजा। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की सुधरता का इतिहास दशकों पुराना है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के मुल्क के साथ मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। कोरोना काल में भारत ने जहां मित्रता का धर्म निभाते हुए अफगानिस्तान को कोविड वैक्सीन और अन्य ज़रूरी दवाइयां देने जैसी मदद की, तो वहीं अफगानिस्तान के नागरिक भी भारत में कोविड महामारी से पीड़ित मरीजों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत अफगानिस्तान के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है। यही वजह है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान जब अफगानिस्तान को मदद की जरूरत पड़ी तो भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री भेजकर मित्रता का धर्म निभाया। हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आपके साथ खड़ा है। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। अब भारत में जब कोरोना ने कहर ढाया तो अफगानिस्तान के नागरिक दोस्ती का पैगाम देते हुए हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हमारे यहाँ पे मुआफ़ाक सेकेंडरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे जराल सिटी अफगानिस्तान, इंडिया के कुवैत के लिए दुआएं मांगी। छोटे बच्चों ने यहाँ पे अराउंड 3000 बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने इंडिया के कुवैत के बचने के लिए छोटे बच्चों ने सब दुआएं मांगी कि इंडियन के लोग सेफ रहें। इंडिया का हमेशा अफगानिस्तान में काफ़ी गहरे रिलेशन रह रहे हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत स्थित सरकारी मुआफ़ाक सेकेंडरी स्कूल के 3000 से अधिक बच्चों सहित अन्य स्कूली स्टाफ और छात्र छात्राएं भारत में कोविड पीड़ित मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। Namaskar. I'm Sarah and I'm from Afghanistan. All I can do is that to pray for all Indian people to get well soon. They are brothers and sisters in India. You are in our thoughts and prayers. May His Almighty bless you all. Get well soon, India, and we are all in this with you. Pray for the people of India. We are with you in this difficult time. God bless you. Pray for India. हेरात प्रांत के बाशिंदे इस बात से बेहद खुश हैं कि भारत ने यहाँ बांध बनाने जैसे कई काम किए हैं, जिससे यहाँ बिजली आपूर्ति होने से भी कृषि विकास को गति मिली है। इसी सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन फ्रेंडशिप डैम बनाया है, जो लोगों के घरों में बिजली आई है, यहाँ पे किसानों के लिए फसल आई है, गेहूँ आया है। काफ़ी रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। मैंने आज यहाँ पे आके इस बच्चों को यहाँ पे किताबें दी हैं, बुक्स दिए हैं, कलम पेन दिए हैं, नोटबुक दिए हैं, बिस्किट दिए हैं, फूड दिए हैं, और ये दुआएं की हैं छोटे बच्चों ने कि इंडिया के कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और यहाँ के लोग सुरक्षा में रहें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी राष्ट्र प्रथम की नीति के तहत कोरोना काल में अपने परम मित्र अफगानिस्तान को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने के अलावा तकरीबन 5 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, 1 लाख पैरासीटामोल की टैबलेट्स और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराने जैसी जरूरी मदद की, जो निश्चित तौर पर भारत अफगान रिश्तों को एक नया आयाम देने का काम करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।